ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विथ ऐसे 610 क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नाउ मैम, वो कुछ इंटरनल ऑडिट फंक्शन के चार्ट तो वो मैं बाकी इसके है। साथ में पढ़ा दूंगी। क्या बोल रहे हो, सॉरी? ओके मैम। कुछ इंटरनल ऑडिट फंक्शन का एक चार्ट पेंडिंग था हाँ, लास्ट बट वो सेशन में। कैसा है, लाइक नॉट वेरी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, बट वो एक बार भी ओके। पढ़ लिया तो वो हो जाएगा कंप्लीट, उसका इशू नहीं है। हाँ, ओके मैम। तो विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चन, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, दैट डे व्हाट वी हैव स्टडीड उसको यूज कर पा रहे हैं। अच्छा, जस्ट रिमेंबर, अभी हम सीए फाइनल के लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। सो देर विल बी अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा हुआ है। आंसर राइटिंग हमको खुद करना पड़ता है, सो नॉट नेसेसरली वी विल बी एबल टू राइट एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड इन द स्टैंडर्ड। हम उसको अप्लाई करके लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चले, मतलब द वे आई से एक्सपेक्ट्स अस कि यार डायरेक्टली हमको वो छाप के मत दे दो, लाइक यू नो, एंड दे डोंट इवन आस्क फॉर लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको रियलाइज होगा व्हेन यू रीड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आई विल स्टार्ट विद दिस वन। CA Keshav Raj is conducting a start audit of a listed company. Live with Nature Limited. The company is engaged in producing environment friendly niche products for newborn babies. There is also a well functioning internal audit department in the company. On perusal of internal audit reports, he finds that not only the verification of inventory was attended by internal auditor at the regular intervals during the year, workings were also made in respect of inventory valuation at the year end. सो आप पता हुआ क्या है, आप जब क्लाइंट पेज पर गए तो आपको पता चला, ओ माय गॉड, इनका तो खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन है और जो अच्छा काम करता है। सो आपने बोला, आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री ऑडिट वाले जो लोग हैं, सॉरी इंटरनल ऑडिट वाले जो लोग हैं, वो सिर्फ इन्वेंट्री का काउंट नहीं अटेंड करते हैं, वो वैल्यूएशन भी करते हैं। ये सारी चीजें आपने नोटिस की क्लाइंट पेज पे। आर यू ऑल विथ मी सो फार? अब आगे पढ़ते हैं। He has also attended inventory count at the end of financial year and no prima facie adverse inferences were drawn by him. ये किसके बारे में बात कर रहा है? He has also मतलब स्टार्ट ऑडिटर केशव राज का, कि केशव राज ने भी, सी इंटरनल ऑडिटर साल में कई बार इंटरनल ऑडिट, जब इन्वेंट्री ऑडिट होता है, इन्वेंट्री काउंट होता है, सॉरी, तो वो अटेंड करता था। स्टार्ट ऑडिट ईयर एंड वाला किया है, ठीक है। और उसको बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंसेस मिले नहीं जो उसने सामने से देखा उसके बारे में। However, on going through the inventory reports, he gathered that inventories are being held for considerably long period before being sold. ठीक है, डेटा डेटा देखने पर उसको पता चला कि क्लाइंट बहुत ज्यादा तक इन्वेंट्री होल्ड कर रहा है। नाउ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हैव नॉट टेकन दिस एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन, जो इंटरनल ऑडिटर वालों ने हाईलाइट नहीं किया। शुड ही चूज टू रिलाई अपॉन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिटर? सवाल यह है कि क्या आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन वर्क पे रिलाई करोगे ना? सूरज, बिकॉज यू वर नॉट देयर ऑन दैट डे, मैं एक चीज हाईलाइट करती हूँ, जब भी क्लाइंट पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, ठीक है। वन, क्लाइंट का खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, तो हमारे पास एज अ स्टार्ट ऑडिटर हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम उसका काम कर ले, काम यूज कर ले, मतलब इंटरनल ऑडिटर वाले ने सपोज इंटरनल कंट्रोल चेक किए, इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट दिया, तो या तो हम उसका काम यूज कर ले, या तो फिर टेक डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मतलब इंटरनल ऑडिटर को बोलते हैं, भाई तू हमारी टीम में आ जा, ऐसे काम कर जैसे स्टैट ऑडिटर है, और मैं तुझे कुछ कुछ काम बोलूंगा तू वो करना, मैं देखो डायरेक्ट सुपरवाइजर रिव्यू करूंगा तेरे काम को। टेक डायरेक्ट असिस्टेंस। यहां पर इन दिस केस पर्टिकुलरली इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर दिया है, इन्वेंट्री काउंटिंग भी अटेंड कर दिया था। सवाल आपके पास है कि क्या आप उस काम को यूज कर सकते हो? कैन यू रिलाई अपॉन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर? मेरा, आप आंसर की तरफ मत जाओ, ये ज्यादा आप खुद सोचो क्या हो सकता है। मैं मतलब मुझे एकदम लेमैन आंसर चाहिए कि शुड यू बी रिलाइंग ऑन समवन फॉर द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जहां पर आपको खुद भी डाउट है कि यार इन्वेंट्री क्लाइंट बहुत लंबा लंबा होल्ड करके रख रहा है। नो मैटर हाउ वेल फंक्शनिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज, उस दिन हमने क्या पढ़ा था? ऐसे एरिया जहां पर हाई आरएमएम हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट, ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होता है, आप ऐसे एरियाज में ना ही उनका काम यूज करते हो, ना ही उनका डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हो। एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन है बॉस,
यहां तो ज्यादा ही रिस्क होता है। रियल लाइफ में भी इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा फ्रॉड करने के चांसेस होते हैं। एंटिटी अपने प्रॉफिटेबिलिटी से कैसे खेलती है? इन्वेंट्री पे खेल के, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे खेल के, राइट? सो ऐसे केस में आप कैसे उसका काम यूज करोगे या डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे? सो नाउ यू नो द आंसर की क्या होगा। द आंसर इज नो। यू शुड नॉट रिलाई ऑन द इन्वेंट्री वर्क, रादर ऑडिटर को खुद से ही वेरीफाई करना चाहिए था वो इन्वेंट्री वर्क। यस, 31 मार्च का। लेट्स राइट इट डाउन, लिखे ना। सॉरी, क्या, व्हाट डिड आई राइट? As per SA 610, using the work of internal auditor, external auditor shall perform more work directly if it is an higher assessed RMM or more judgment is involved in planning or performing the audit procedures, or in evaluating the result thereof. In the present case, inventory are being held for considerably long period before being sold. ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में एक और चीजें हाईलाइट की है कि इट्स अ वेरी नीश प्रोडक्ट। नीश प्रोडक्ट्स आर नॉट द जनरल कंज्यूमर प्रोडक्ट कि कोई भी खरीदेगा, कभी कभी खरीदेगा और एवरग्रीन उसकी डिमांड रहती है। सो अगर आप कुछ ऐसा एनवायरमेंट फ्रेंडली नीश प्रोडक्ट बना रहे हो और वो बेचने के पहले बहुत ज्यादा ज्यादा तक आपको होल्ड करके रखना पड़ रहा है, उसका ये भी उसका मीनिंग क्या होता है कि कस्टमर का डिमांड नहीं आ रहा है, कस्टमर प्रेफरेंसेस हैव चेंज। नीश प्रोडक्ट आप जब भी बनाओगे, आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या रहेगा कि जो गिने चुने लोग हैं जो आपके नीश प्रोडक्ट को पसंद करते थे, हो सकता है उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाए, फिर आप अपना नीश प्रोडक्ट किसको बेचोगे? सो दैट शोज अ रिस्क कि ये जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होगा ना, हो सकता है ये ऑब्सोलेट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रॉपर एज अ नॉर्मल इन्वेंट्री कर दे। आप खुद सोचो, ये लाइन देने का क्या मतलब था? आप क्या एनालिसिस इससे लगा सकते थे? दैट इन्वेंट्री आर बीइंग होल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन, लाइक बिफोर बीइंग सोल्ड, कि इन्वेंट्री इनका पड़ा पड़ा कचड़ा हो रहा है। एक बेच में का तो भी ऑर्डर्स आते हैं और उसका ऑर्डर चला जाता है, और वो जो ऑर्डर जा रहा है, सोल्ड हो रहा है, वो बना कब का है और वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। एंड बिकॉज दे आर डीलिंग इन द नीश प्रोडक्ट, इट शोज दैट कस्टमर की कभी भी डिमांड चेंज हो जाने से, प्रेफरेंसेस चेंज हो जाने से इसका प्रोडक्ट चलेगा नहीं ज्यादा दिन। सो ये एनालिसिस अपने को लिखना पड़ेगा कि इन द प्रेजेंट केस ये हुआ, बट हाउ डू यू एनालाइज इट? सो यू विल हैव टू राइट, एज द कंपनी is dealing in niche products for newborn babies, there is a risk of
inventory obsolescence due to changes in customer preferences, which shows which leads the नहीं which leads नहीं बोलेंगे which requires more judgment of statutory auditor in planning and performing procedures. Therefore, in such circumstances, statutory auditor needs to perform audit procedures directly for valuation of inventory and especially on valuation of obsolete inventory. Standard in the present case and conclusion. ऑडिटर को अपना काम खुद करना चाहिए डायरेक्टली. लास्ट को लिखा है valuation of obsolete inventory. Obsolete formally planning के जो इनके में involve in planning sorry ये जो क्या कहते हैं provision में in planning judgment in involve in planning और the ये क्या लिखा है planning and performing procedures. जैसे ये हाई रिस्क एरिया था तो इसमें रिलाई नहीं किया तो जो हाई रिस्क एरिया में होते तो उसके भी एग्जाम्पल बताना जो हाई रिस्क नहीं होते आगे से इन्वेंट्री तो हाई रिस्क एरिया है सो इसमें अगर रिलाई हाई नहीं की रिस्क एरिया नहीं होता ना, जहां पर ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है ना, वो आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हो वहां पर. सो जब आप कंसेप्ट वाइज में गो करोगे ना, तो जब कंसेप्ट में जाओगे और इसके आगे के क्वेश्चंस में भी आएगा, तो आप देखोगे ना, जब लो रिस्क एरिया रहता है जहां जजमेंट नहीं लगता है ना स्टार्ट ऑडिटर का, वैसे सब काम में आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हो, या तो उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो. वो आएगा अभी देखना. आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. श्वेता डन. Yes, ma'am. Moon Limited, of which you are the start auditor, have an internal audit being conducted by an outside agency. मतलब आपके क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट बाहर का कोई फॉर्म करता है. State the factors that weigh consideration in opting to make use of direct assistance of internal auditors for the purpose of start audit. स्टार्ट ऑडिट करने के लिए आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो. ऐसा ये कौन से फैक्टर से आपको पता चलता है? Guys, anything you remember?
डायरेक्ट उसका काम यूज नहीं करना है आपका, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है। वो फैक्टर्स कुछ पॉइंट आउट किए हुए थे ना जिसमें नहीं कर सकते हैं, सो अदर देन दैट उनमें कर पाएंगे। यस, बट दो चीज इसके अंदर, वो चीज जो आपने हाईलाइट की वो लिखना पड़ेगा कि कहाँ पर उसका काम नहीं कर सकते हो, वो एक आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, रिमेंबर देयर इज अ प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। प्री डिसीजन कंडीशन एंड पोस्ट डिसीजन कंडीशन। प्री डिसीजन कंडीशन क्या था कि पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप लीगली अलाउड हो क्या। अगर लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करते हैं तो आप नहीं कर सकते वहां पर, या बैंकिंग रेगुलेशन वाला। हाँ मतलब वो ऑब्जेक्टिविटी अगर उसका नहीं है या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है तो फिर क्यों आप करोगे वहां पर उसका, राइट। तो वो प्री कंडीशन हो गए। फिर अगर आप उसका काम, उसका डायरेक्ट असिस्टेंस यूज कर रहे हो, तो पहली बात, जजमेंट नहीं होने चाहिए, हाई रिस्क नहीं होना चाहिए, वो इट शुड नॉट रिलेट टू द वर्क जो उसने खुद ने परफॉर्म किया है, या तो जो डिसीजन लेना है कि उसका काम, उनका काम यूज करना है कि नहीं। एग्जैक्टली वो 4 पॉइंट। एंड देन पोस्ट पोस्ट डिसीजन कंडीशन है कि आप अग्रीमेंट्स बनाओगे, पहली बात में दोनों लोगों के साथ में अग्रीमेंट टू बनाओगे। एग्रीमेंट्स, फर्म रिप्रेजेंटेटिव एंड उनके साथ। अरे क्या बात है, एक दिन के गैप के बाद, एक दिन नहीं 2 दिन का गैप हो गया था, सैटरडे ऑल्सो वी डिडंट टेक द क्लास। एंड सूरज ये स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है, इसको करेगा ना तो मतलब लाइक ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है करने में, मतलब प्रॉपर वो डिस्कशन सुनना है ना, और कुछ भी डाउट होगा तो उसको रीच आउट करना। बिकॉज आई पर्टिकुलरली वांट कि कुछ ये 600 सीरीज वगैरह के स्टैंडर्ड है ना जो दिखने में बड़े लगते हैं, लेकिन एक बार उसको लॉजिकली कर लिया ना तो आपको ही पूरा याद हो जाता है वो, मतलब एज इफ यू कैन टीच इट टू समवन। ठीक है। एज पर essay 610, using the work of internal auditor, statutory auditor can take direct assistance of internal auditor subject to following conditions। सबसे पहला कंडीशन क्या था? The external auditor is not prohibited by law or regulation from obtaining direct assistance from internal auditor. Second, there are no significant threat to objectivity of the internal auditor. तीसरा, the internal auditor is sufficient competent to perform the proposed work. Okay. However, the statutory auditor shall not use internal auditors to provide direct assistance in areas: one, which involves significant judgment in the audit,
areas relating to higher assessed risk of material misstatement relate to work with which the internal auditor have been involved, or fourth, relate to decisions the external auditor makes in accordance with this essay regarding the use of internal auditors work or use of direct assistance. लास्ट में सिर्फ ना मैं देर इज नो स्पेस, इवन आपको स्पेस नहीं होगा यहाँ पर लिखो राइट अबाउट 2 अग्रीमेंट्स। ठीक है, ये अग्रीमेंट्स वाला पॉइंट डिस्कस होगा आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में, बट ये आप लिख लेना क्योंकि दिस क्वेश्चन वाज फॉर 4 मार्क्स, सो दे विल नॉट एक्सपेक्ट इन द एग्जाम दैट यू राइट पूरा। आइडियली वो अग्रीमेंट वाला पॉइंट भी इसमें आ जाना चाहिए, बट 4 नंबर के लिए वो इतना नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऐसा फुल 2 पेजेस का आंसर करो। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर देयर एक्सपेक्टेशन, बट इन एग्जाम व्हेन देयर इज अ वेगनेस, सो राइट एंड टू एंड पूरा उसमें, बट राइट फास्ट, ऐसा राइट फास्ट, राइट पूरा और खत्म करके आगे बढ़ जाओ ऐसा। मैम ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा है कि वे कंसिडरेशन इन ऑप्टिंग टू मेक यूज ऑफ, दे आर आस्किंग अबाउट कंसिडरेशन, तो वो एग्रीमेंट के पॉइंट्स क्यों आएंगे मैम इसमें? देख, स्टेट द फैक्टर्स दैट वे कंसिडरेशन इन ऑप्टिंग टू मेक यूज ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस, मतलब एवरीथिंग दैट इज अलाउइंग यू टू मेक दैट डिसीजन कि आप उसका डायरेक्ट असिस्टेंस यूज करोगे, इंक्लूडिंग लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करते हैं या नहीं करते हैं, all these factors, provided company agrees to make an agreement with you. If they do not, you will not be able to take direct assistance. So obtaining an agreement is not a post condition कि मतलब आपने डिसाइड कर लिया बाद में भी कभी ले लोगे. It is still a precondition. Obtaining an agreement is a precondition only. ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एवरीवन। CAX, मधु यू रीड दिस क्वेश्चन, वरना तुम लोग बोर हो जाओगे मुझे सुन के। CAX, a practicing chartered accountant, has been appointed as an internal auditor of Textile Limited. He conducted the physical verification of the inventory at the year end and handed over the report of such verification to CAY, the statutory auditor of the company, for his views and reporting. Can CAY rely on such report? अब बताओ, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर से ऊपर वाले क्वेश्चन पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन उसने किया था, अभी यहां पर इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन इसने किया है। यस मैम, स्टॉक ऑडिटर का भी तो हम रिलाय करते ही है ना बैंक ऑडिट में, तो आई गेस इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें वो पॉइंट हाईलाइट करना होगा ना कि अगर यूज करते हैं तो भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना होगा यूज करने के देखो, एक समय। याद रखना,
इन द प्लेसेस जहां पर आप उसका काम यूज कर सकते हो वहां पर ऑब्जर्विंग द इन्वेंट्री काउंट वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड, सो दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल कि हाँ आप उसका काम यूज कर सकते हो यहाँ पर. बट अगेन द वे यू सेड इट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या उसका काम अप्रोप्रिएट लग रहा है. आप कोई काम देखो, अगर आईसीआई भी अलाउ कर रहा है आपको स्टैंडर्ड के अंदर, हम यूज कर लेंगे, बट हम आंख बंद करके यूज नहीं करेंगे. हमको उसका काम अप्रोप्रिएट लगना चाहिए, अनबायस लगना चाहिए. ठीक है. सो बट लेकिन ये भी कहानी लिखने के लिए पहले स्टार्टिंग की पूरी कहानी लिखना पड़ेगा. मतलब यहां तो हम उसका काम यूज कर रहे हैं. यू रिमेंबर दोस 3 कंडीशन? या मैम वो ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट करो, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, एंड ऑर्गेनाइजेशनल देन ही स्टेटस और ऑब्जेक्टिविटी वाला एक ही पॉइंट था वो. and then systematic and discipline is competent enough, ये is then competent उस enough is one point and that he follows the systematic and disciplined approach. सारे पॉइंट्स को मिला के एक ही पॉइंट नहीं बनाने का होता है एग्जाम में, हमको मार्क्स चाहिए. हाँ ओके डन. सो वही कंडीशन होते हैं. 3 चीजें सूरज याद रखना, ये बार बार रिपीट होते हैं. देख कभी भी ना हम किसी का भी काम, और प्लस अपन ने ये तो उसमें भी देखा था, एक्सपर्ट वाले केस में भी देखा था. देखो 3 कंडीशन इंटरनल ऑडिट में, देखो अपने को मालूम है कि इंटरनल ऑडिटर कभी भी एंटिटी से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एंटिटी ने ही हायर किया है उसको. बनी बात है. तो अब हम कैसे इंश्योर करें कि यार उसके लिए वो उसका हम काम यूज कर सकते नहीं कर. पहली बात वो कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए. दूसरा उसका काम ढंग से करना चाहिए, मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रिपोर्ट्स, ये वो करके. एंड थर्ड, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहिए. ऐसा क्यों बोला? अगर उसने एक मिस्टर एक्स को रखा है, जो मिस्टर एक्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी देता है, देखता है, प्लस मिस्टर एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एमडी भी है, तो ये जो डायरेक्टर्स होते हैं इनका काम तो डे टू डे बिजनेस भी देखना होता है. तो अपना ही बिजनेस कर रहे हैं, उसका ही इंटरनल ऑडिट करेंगे, फिर ये कैसे चलेगा? सो वहां पर आप बोल रहे हो नहीं, देयर इज थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी. अगर ऐसा केस हुआ तो दिस प्लस दिस. सो आपको ये देखना पड़ता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस उसको इंटरनल ऑडिटर ही रहने दे रहा है कि इंटरनल ऑडिटर के साथ में 4 और काम करा रहा है, विच इज एक्चुअली जो मैनेजमेंट को करना चाहिए था. राइट. सो ये 3 चीजें याद. मैम हाँ बोल. ये जैसे कि अगर ये क्वेश्चन सपोज डायरेक्ट असिस्टेंट का होता, तो उसमें भी लाइक वी कैन डू सर्टेन थिंग्स, यहाँ पे सिर्फ इन्वेंट्री काउंटिंग अलाउड है, तो वो ये 3 पॉइंट्स उसमें भी आएंगे इन केस ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंट, या सिर्फ ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन में ही यूज होंगे ये नहीं वर्डिंग? नहीं, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में ये 3 पॉइंट्स होंगे. वहां पर ना ये वाले पॉइंट्स डायरेक्टली उन्होंने लिखा नहीं है. डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के टाइम पे लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और ये है उसमें. ऑब्जेक्टिविटी है, आपने अभी फर्स्ट आंसर में ही लिखवाया था कि नहीं, हाँ, सेकंड लेवल ऑफ 16, कॉम्पिटेंस क्वेश्चन नंबर है. 16 करेक्ट में। करेक्ट करेक्ट. है तो है. क्वेश्चन 16 में जो प्री कंडीशंस है, तो उसमें ऐसा है कि नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम लॉ एंड रेगुलेशन, एंड देयर इज सिग्निफिकेंट हाँ हाँ ऑब्जेक्टिविटी हाँ, एंड एंड लास्ट के 2 पॉइंट, ओके ओके मैम, लास्ट के यस 2 मैम पॉइंट्स अंडरस्टूड। है ना. मैम है, फिर ये रिपीटेशन है दोनों की उसमें पॉइंट हाँ में. करेक्ट, यू आर राइट. हाँ, बट थोड़ा डिफरेंस है, उसमें लॉ एंड रेगुलेशन होता है डायरेक्ट करेक्ट. असिस्टेंस में, हाँ. एंड इसमें सिर्फ अंदर से इवैल्यूएशन। ठीक है। मैम फिर ये रिलाई करेगा आप यहाँ पे जो इन्वेंट्री बोला ना उसमें, तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर को 16 किया था, वहाँ पे तो रिलाई नहीं किया था ना. हाँ, बिकॉज वहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन था ना. वो अच्छा. इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रिलाई करने का, उसने इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या कहा कि आप उसको रिलाई करोगे. ये इन्वेंट्री वेरिफिकेशन का है. सो काउंटिंग वाली बात है. तो और काउंटिंग अलाउ, काउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इन्वेंट्री काउंटिंग एज एन एग्जांपल अलाउ किया है उन्होंने. इसके लिए, इसके लिए वो एंगल ले सकते हैं हम यहाँ पर. है मैम अगर वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में वो नीश प्रोडक्ट नहीं होता और वो नॉर्मल प्रोडक्ट होता, तो भी वी वुड हैव टेकन दैट यस, कि यहाँ पे क्योंकि सिर्फ वैल्यूएशन है ना, इन्वेंट। वैल्यूएशन में देर इज सो मच ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व. आप नॉर्मल भी किसी एंटिटी का हम खुद करते हैं ना, तो हमारे थॉट्स हमारे कलीग के साथ में मैच नहीं होते, एक टीम के बीच में झगड़ा हो जाता है कॉस्ट और एनआरवी के चक्कर में, एनआरवी के कैलकुलेशन को चक्कर के लिए एक प्रोडक्ट का. तो ऐसे में हम कहाँ किसी और के रिपोर्ट पे रिलाई करेंगे. पता चले इन्वेंट्री पे ही फ्रॉड निकल गया, तो अपन तो पूरे फंस जाएंगे ना, क्योंकि इन्वेंट्री का फ्रॉड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फ्रॉड इमिडिएटली लीड्स टू प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉड. मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एफएस। हाँ, पूरा प्रॉफिटेबिलिटी का है, मतलब वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
So then we can write that inventory valuation involves judgment, and if there is material misstatement in inventory, it affects the FS. Hence, we यस cannot use the 100%. verb. इनफैक्ट कंक्लूजन और देयरफॉर के बाद में वो कंक्लूजन में तो लिखना ही चाहिए अपना एनालिसिस। आईसीआई को अच्छे लगते हैं ऐसे आंसर्स कि यू आर एबल टू टेक अ प्रॉब्लम एंड एनालाइज दैट व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम एंड व्हाई आर यू गिविंग द कंक्लूजन, रादर देन जस्ट राइटिंग इन स्टैंडर्ड के पॉइंट। अगर आप उसको एनालाइज करते हो ना कि ऑडिटर को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो दैट इज हाउ सीए फाइनल आंसर्स लुक्स लाइक। सीए इंटर आंसर्स आर मोर Yeah. डायरेक्ट, ऐसा ज्यादा एनालाइज नहीं करना पड़ता, यहाँ पर एनालाइज करना पड़ता है। So as per SA 600, using the work of internal auditor in while determining whether the work of the internal auditor can be used for the purpose of the audit, the external auditor shall evaluate A, the extent to which organizational status and relevant policy and procedures adequately supports the objectivity of internal auditors. B, the function lacks sufficient competence. C, the function does not apply a systematic and disciplined approach. नहीं यार, एक सेकेंड ना, द वे आई एम राइटिंग इट, एक सेकेंड, मुझे लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा उसका। The function has sufficient competence and the function applies systematic and disciplined approach including. Ma'am, can we not add the shall evaluate whether, तो सारे points in line हो जाएंगे? क्या चीज? वेदर Shall evaluate whether, फिर तीनों points in line हो जाएंगे, मतलब it will start making a little more sense. the auditor shall evaluate whether the extent to which the organization status, नहीं, फिर अपने को सेंटेंस लास्ट में चेंज करना पड़ेगा ना, इज एडिक्वेट फिर लास्ट में आएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब थोड़ा सा वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो लिखने में इंग्लिश ये हुआ है उसका ये करके। ठीक है, पहले तो ये लिख लिया, फिर आपको इन द प्रेजेंट केस लिखना पड़ेगा अभी। इन द प्रेजेंट केस सीए, क्या नाम है सीए का? सीए एक्स, Why? नहीं सॉरी, सीए वाई। हाँ सीए वाई है, सॉरी। इन द प्रेजेंट केस सीए वाई shall ascertain the
internal auditors scope of work into inventory verification to ensure the coverage and method of verification. He should review the report on physical verification and, if possible, test check few items. Then, if he is satisfied on the appropriateness of the verification, he can rely on the report. Done? Shall we go to the next one? ठीक है. I think सूरज आपको ना अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा. आप ना यहीं पर क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस ना दोनों पार्ट को लेकर के, वेदर यू यूज द वर्क और वेदर यू टेक डायरेक्ट असिस्टेंस. तो ऑल द पॉइंट जो ऑलरेडी कंसेप्ट बुक में लिखे हैं वो सब यहाँ पर कवर हो ही रहे हैं. मतलब 3 क्वेश्चन में हो चुके हैं, आगे भी हो ही जाएंगे. ठीक है. हाउ मेनी क्वेश्चन भी है? 18, 19, 20, 21, 22, 23. गुड इनफ क्वेश्चन है यार. मतलब काफी कुछ कवर हो जाएगा. फिर जो टॉपिक्स नहीं हुए वो करना पड़ेगा बस खाली अपने को. चलो. मिस्टर ए इज अपॉइंटेड. डाउट था, जैसे कि इन केस ऑफ बोथ इंटरनल ऑडिट एंड डायरेक्ट असिस्टेंस में, अगर इफ देयर आर क्वेश्चन वेयर यू कैन टेक हिज असिस्टेंस, इंटरनल ऑडिटर का हम यूज कर सकते हैं वो क्या, वी कैन टेक असिस्टेंस, देन वी हैव टू जस्ट राइट वन सेंटेंस की वी हैव टू चेक द टेस्ट, चेक द वर्क एंड व्हाटएवर जो सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है उसको एक बार कर लो, हाँ, जस्ट मतलब ये वेरीफाई कर लो. पॉइंट जरूर ऐड करना कि इफ यू फाइंड इट अप्रोप्रिएट, हाँ. तो टू फाइंड इट अप्रोप्रिएट आप हमेशा सैंपल टेस्ट खुद से कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द प्रोसीजर एंड सी कि भाई वो मतलब ब्लाइंडली नहीं रिलाई कर रहे हैं हम. बेसिकली हम ये ओके बोलना ओके. चाह रहे हैं कि हम वी आर स्टिल अप्लाई, हम उसकी रिपोर्ट में रिलाई करेंगे, बट आपको यू रिमेंबर द प्रोसीजर ना, कि जब आप उसकी रिपोर्ट पे व्हेन यू यूज द वर्क ऑफ दैट पर्सन तो क्या होता है, यू रीड द रिपोर्ट, यू रीड द स्टैटिस्टिकल डेटा. उसने सॉरी स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं, व्हाट इज द डेटा ही हैज यूज्ड एंड एवरीथिंग. वो पॉइंट भी था कि हाउ डू यू यूज समवन्स वर्क, यू इंक्वायर विद दैट. पहली बात आप उससे इंक्वायर करते हो, फिर आप उसका रिपोर्ट रीड करते हो, ऑल ऑफ दोस, देन यू परफॉर्म प्रोसीजर. तो वो तो करना ही पड़ता है अपने को. तो अपन इंस्टेड ऑफ राइटिंग हमने लिखा कि भाई तू खुद टेस्ट चेक कर लेना.
You will get ओके, the तो comfort. सारे प्रोसीजर्स नहीं करेंगे, विल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर कि हमको क्या कौन से प्रोसीजर यूज करने हैं। कोई Yes. जगह पे इंक्वायरी लगेगा, कोई जगह ऑब्जर्वेशन ही लग एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे। एग्जैक्टली सो डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट कि वहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता है, बिकॉज ऐसा इज नॉट लुकिंग कि आप वही पूरा प्रोसीजर उठा के छाप दो, प्रोसीजर का क्वेश्चन ही नहीं था। अगर वो डायरेक्ट प्रोसीजर चाहते थे ना तो क्वेश्चन पे पूछ लेते थे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर ओवर हियर ओवर द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, फिर आप बोलते थे कि अच्छा ओके फिर ये करना है ऐसा। ओके मैम। Mr. A is appointed as the start auditor of XYZ Limited. XYZ Limited is required to appoint internal auditor as the statutory provision, yeah, as per statutory provision given in the Companies Act 2013, and appointed Mr. B as its internal auditor. The external auditor, Mr. A, asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding evaluating significant accounting estimates by management and assessing the risk of material misstatement. ठीक है? Discuss whether Mr. A can ask for direct assistance from Mr. B, internal auditor, as stated in the above auditing standard. Or will your answer be different if Mr. A asks direct assistance from Mr. B, internal auditor, with respect to external confirmation request and evaluation of the results of confirmation procedure? Now, this question, ये क्वेश्चन ना सीए इंटर के ऐसे 505 का पार्ट है। ऐसे 505 में देर इज अ प्रॉपर केस स्टडी ऑन दिस बी पार्ट पे जो वहां पर दी है। सो आप खुद सोचो, ये एक्चुअली एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का काम आपसे इंटरनल ऑडिटर से करवा रहे हो, तो ये सेम सवाल आपको वहां पर भी पूछ सकते हैं ना, ऐसे 505 विच इज एक्चुअली अबाउट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो उन्होंने पूछा भी है सेम क्वेश्चन वहां पर। बट व्हाट विल बी द आंसर? पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिस्कस करो कि क्या आप बी से डायरेक्ट असिस्टेंस मांग सकते हो। मैम वो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो उसमें तो नहीं यूज कर सकते, डायरेक्ट असिस्टेंट हम नहीं मांग सकते उसमें। एग्जैक्टली, because there is a judgment involved, significant, there can be a risk of material misstatement involved into that. How will you ask कि भाई तू इंटरनल ऑडिटर है तो मेरे को ये काम करके दे दे? दूसरा, फर्स्ट क्वेश्चन से क्लियर है ना कि हम नहीं कर सकते। इंटरनल फीलिंग क्या बोलता है? आंसर हम लिखवा देंगे, लिख लेंगे, सीख भी लेंगे, बट इंटरनल फीलिंग आपका क्या बोलता है? मतलब डज एनीवन हैव अ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन? नहीं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है बॉस, अकाउंटिंग एस्टिमेट बने ही जजमेंट के बेसिस पर होते हैं, वहां पर आप किसी और को तो यूज कर ही नहीं सकते हो, कभी भी नहीं। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन उसके नीचे वाला, आप पूरा का पूरा, आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन पूरा का पूरा प्रोसीजर किसी को आप बनाने के लिए दे रहे हो, फिर बोल रहे हो कि जब सामने से कंफर्मेशन आएगा तो उसको इवेल्युएट भी तू ही करना, द रिजल्ट्स भी उसके ऊपर, रिजल्टिंग प्रोसीजर्स भी उसके ऊपर तुम ही लगाना। Can you give? Can you delegate the whole process to someone? The answer is no. और ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो, ऐसे 505 में भी लिखा हुआ था दैट एक्सटर्नल ऑडिटर, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर द एंटायर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस, जिसमें वो कंफर्मेशन डिजाइन करेगा, अप्रोप्रिएट पार्टी सेलेक्ट करेगा, कंफर्मेशन का अमाउंट क्या होगा वो सेलेक्ट करेगा, सॉरी कंफर्मेशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो कंफर्मेशन बनाएगा, फिर कंफर्मेशन भेजेगा, भेजने के बाद उसको फॉलोअप भी लेगा, उसका रिवर्ट आने के बाद में उसको इवेल्युएट भी करेगा। ये सारा एक क्वेश्चन है कि statutory audit, sorry, external auditor shall maintain control over the external confirmation request, and ये 4-5 लाइन का प्रोसीजर है उसके अंदर, so you cannot delegate this part to anybody else. Clear? ठीक है, बट अभी यहाँ पर अगेन दो पार्ट में आंसर, यार उतना स्पेस है क्या? हाँ है वी कैन डू। एक ही सेकंड ना, मैम एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए तो हम यूज कर सकते हैं ना, बट नॉट फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। When you say in respect of external confirmation request, ऐसा नहीं है कि फिर सिर्फ जाके वो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल के करके आ रहा है। What they mean is you are designing the whole thing, मतलब the person who sends the request he also decides कि किसको भेजना है। ओके, द फॉर्मेट एंड एवरीथिंग वो सब डिसाइड करेगा, सो दैट इज ओके, कौन से क्रेडिटर सेलेक्ट होंगे एंड एवरीथिंग, मतलब यू आर गिविंग हिम द होल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, चूजिंग द अप्रोप्रिएट पार्टी, क्या अमाउंट का कंफर्मेशन लेना है, फिर उसका रिजल्ट आने के बाद तुम उसके ऊपर भी प्रोसीजर लगाने को उसी को बोल रहे हो तुम। अच्छा ओके।
ठीक है, हम्म, एक सेकंड ना, मैं फैन ऑन करके आती हूँ, बहुत गर्म लग रहा है। सॉरी। As per SA 610, using the work of internal auditor, the external auditor shall not use of internal auditors the shall not use internal auditors do not use direct assistant. assistance to perform procedures that involve significant judgment in the audit. And he shall not take direct assistance in performing procedures that one involve making significant judgments in the audit. Second, relates to higher assessed risk of material misstatement. थर्ड, अभी ये पॉइंट्स रिपीट हो रहे होंगे तो लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन में वही क्यों लिख रहे हैं, बट सी इस पे और कुछ दिमाग लगा के क्वेश्चंस नहीं आ सकता, वो दो ही चीजों के अराउंड आएगा और आपके दिमाग में वो कंपार्टमेंट सेट हो जाने चाहिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना, ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है. रिलेट टू वर्क विथ विच आई हैज बीन involved. Or fourth, relate to decisions the external auditor makes in accordance with this essay regarding internal audit function and use of its work and direct not and or direct assistance. ठीक है, अभी हमारा गेम है इन दी प्रेजेंट केस मिस्टर ए asked internal auditor to provide direct
assistance regarding evaluating significant accounting estimates and दोनों बोला था assessing risk of material misstatement. Conclusion. Both the work involve significant judgments. Hence, Mr. A should not insist for direct assistance in these areas. केस बी में जाएंगे. Essay 610 requires the auditor to determine the nature and work to be and extent of work to be assigned to internal auditor when taking direct assistance. ठीक है. As per Essay 505, external confirmation, external auditor is required to maintain control over external confirmation request and for evaluation of results of external confirmation received. थोड़ा स्पेस कम है. Therefore, it would not be appropriate for external auditor to assign such work to internal auditor for नहीं for war कुछ नहीं. I think this is where we can end. भाई साहब राइटिंग. मैम ये बी पार्ट में ये नेचर एंड एक्सटेंड वाला लाइन क्यों डाला है, मतलब आई गेस नहीं डालते तो भी हो जाता ना.
नहीं, जब आप काम देते हो तो आपको डिसाइड करना, ऐसे 505 का डिफरेंस, ऐसे 505 तक जाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि 610 ने ऐसा बोला था कि हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हमको कौन सा काम देना है, कितना काम देना है। आप इससे अच्छा। जजमेंट सबसे नहीं बोल सकते ना, हर जगह जजमेंट की सबसे, मतलब अगर आप जजमेंट लगा भी रहे हो कि बस यार इतने लोगों को ही कंफर्मेशन भेजना है, सपोज 5 लोगों को ही भेजना, भी ये कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, ये 5 लोग हैं इनको भेजना है, सो आप दे हम्म। सकते हो, बट द थिंग इज 505 अलाउ नहीं करता है। सो 610 बोलता है कि यू सी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी असाइन टू दैट पर्सन। उसका भी अपन ने टॉपिक पढ़ा था 610 में, कि व्हेन यू रिमेंबर हाँ। 610 का जो 6.2 वाला पार्ट पढ़ा था, उसका चार्ट जब पूरा पढ़ा था, तो उस चार्ट में एक टॉपिक था नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी असाइन। तो फिर आपको पता चला अच्छा ये एक्सटेंट ऑफ वर्क तो आई एम सपोज टू डू, ये वर्क तो अलाउड ही नहीं देने के लिए, दैट इज वाई यू टेक 505 का रेफरेंस नाउ एंड देन से कि नहीं यार ये अलाउड नहीं है। एक्चुअली 505 में भी उन्होंने इसका रेफरेंस लेकर के आंसर किया था, बट बिकॉज ये लोगों के सिलेबस में 610 इतना डिटेल में था नहीं, सो दे डिडंट टेक अ लॉट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम 610, बट लिया जा सकता है, जिनको आता है दोनों स्टैंडर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम्म। Mr. Sheetal is appointed as a stat auditor of Mahi Limited. Mahi Limited is required to appoint internal auditor as per the statutory provisions given in the Companies Act 2013 and appointed Mr. Kunthu as internal auditor. The external auditor, Mr. Sheetal, asked internal auditor to provide direct assistance to him regarding the evaluation of sufficiency of test performed and adequacy of disclosure of financial statement and other matters affecting the audit report. Now, can you tell me, मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है, कैन यू टेल मी ये आपको कहाँ देखा है ये सेंटेंस आपने? जजमेंट में पॉइंट्स था ना। देयर आर 5 पॉइंट्स यू हैव स्टडीड। हाँ। 5 पॉइंट्स नहीं, कितने पॉइंट थे उस चीज में, एक सेकंड देखना पड़ेगा। 6 assessing Romum, evaluating sufficiency of tests performed, evaluating appropriateness of management's use of going concern, गोइंग कंसर्न, करेक्ट, हाँ। evaluating significant accounting estimate, evaluating the adequacy of disclosures in financial statement, and lastly was other significant matters affecting the audit report. Exactly. So last thing was significant matters affecting the audit report. Audit report. एग्जैक्टली सो उसमें से 2 पॉइंट्स तो, दो नहीं 3 पॉइंट्स तो उसने यहाँ पर ही कवर कर लिए, एक सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट, दूसरा एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड तीसरा अदर मैटर्स अफेक्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट। अगर ये लाइन नहीं आती थी तो बहुत बच्चे पता है क्या आंसर करके आते थे, ये जो ऊपर के पॉइंटर्स है ना, ये कहां पर उसका डायरेक्ट असिस्टेंस आप ले सकते हो, कहां पर नहीं ले सकते, जहां पर आरएमएम इन्वॉल्व है, दिस पॉइंट्स। अगर आपको वो याद नहीं आता था तो आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके आगे आपको खुद समझेगा। Discuss whether Mr. Sheetal and the statutory auditor can ask the direct assistance of Mr. Kuntal, internal auditor, as stated above in the view of relevant standards on auditing. तो जिन बच्चों को ये 3 पॉइंट याद नहीं है वो क्या सोचेंगे कि ये सिग्निफिकेंट तो जजमेंट लगता है इसमें, इसमें नहीं लगता है, इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं यूज कर सकते, वो आप ये आंसर करोगे सिग्निफिकेंट, उससे आपका तो वन लाइनर आंसर बनेगा, बट व्हाट दे वांट इज कि आप ये 6 पॉइंट लिखकर आना चाहिए वहां पर। मेक सेंस? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। हाँ, राइटिंग राइटिंग बहुत हो जाता है ना, हाथ पेन होने लगता है मेरा। एज पर ऐसे 610 स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। external auditor shall not use internal auditors to provide direct assistance to perform procedures that involve making significant
judgments in the audit. ऐसा क्यों है? Since the external auditor has sole responsibility for the audit opinion expressed, he shall make the significant judgment regarding one, assessing the risk of material misstatement. Second, evaluating the sufficiency of test performed. Third, evaluating the appropriateness of management's use of going concern. See how these points are, that if you don't know the answer, you don't know the answer. Because ये going concern वाला point कैसे याद आता था, sufficiency और test वाला point कैसे याद आता था, दूर सपने में भी नहीं आ सकते हैं. ये कुछ ऐसे point है. हाँ, RM वाला point probably आप लिख करके आ सकते थे, लेकिन कैसे, मतलब there are some points which are very, if you read it, memorized it, understood it logically, then only you can remember, recall in the exam. Evaluating significant accounting estimates and नहीं. Fifth is evaluating the adequacy of disclosures in the financial statement and other matters affecting the auditor's report. Conclusion. Mr. Sheetal cannot ask for direct assistance from internal auditor regarding evaluating sufficiency of test performed and adequacy of disclosures and other matters affecting the auditor's report. Done? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. एक्चुअली आप रियलाइज करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन
पढ़ते हैं पहले इसको, रुको एक सेकेंड, है ना। Smart Limited is a manufacturing unit and you are the external auditor of the company. Now, internal auditor are also appointed as per the provisions of Companies Act. As the external auditor, you want to use the internal auditors to provide direct assistance for the purpose of the audit. State the circumstances where the internal auditor cannot be used to provide direct assistance. Now you know this answer. वैसे तुम्हारे खून में है ये आंसर। सूरज, क्या लिखेंगे इसका आंसर? मैम मैं अभी ये आंसर ही लिख रहा था ऊपर वाला, क्योंकि ना आपकी स्क्रीन ना थोड़ी लेट चल रही है इसमें, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अभी। अच्छा ओके, ऊपर वाला देख रहे थे क्या? रिमेंबर हमने क्या बोला था कि कहाँ कहाँ उसका हाँ काम आप यूज नहीं कर सकते? जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पर हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जहां पर उसका काम इज रिलेटेड टू द वर्क, जो जिस काम के लिए आप डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाले हो वो बंदा वो खुद कर रहा था। ये रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 18 के ये 4 पॉइंट्स, यही 4 चीजों के बारे में वापस डायरेक्ट असिस्टेंस लेने वाले हो आप। मतलब यही चारों चीजों में आपको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना है, वही पॉइंट आपको मेंशन करना है वहां पर। क्लियर? फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर क्लियर? सेकंड पार्ट ऑफ आंसर देखो, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड यू इंक्लूड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? सो डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो या तो फिर आप यूज कर रहे हो इंटरनल ऑडिटर का काम, आपका डॉक्यूमेंटेशन अलग हो जाता है। यहां तो डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, तो डायरेक्ट असिस्टेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट लिखने हैं। यू रिमेंबर क्या था डायरेक्ट असिस्टेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन? याद करो, डोंट लुक एट द आंसर एंड द बुक, क्योंकि ये याद होना चाहिए इजिली। हाँ गो वो फिर ऐसे ही याद है, वो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क जो उन्होंने परफॉर्म किया है, और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड जो पॉइंट था कॉम्पिटेंस, ये दो तो याद है, बाकी अभी देख डायरेक्ट असिस्टेंस के ये रिमेंबर आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती थी, वो पोस्ट डिसीजन एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स, रिटर्न एग्रीमेंट्स। यस यस एग्रीमेंट्स लेना पड़ेगा। दोनों एग्रीमेंट्स आपके डॉक्यूमेंटेशन में होने चाहिए। प्लस अगर आप किसी का डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो उसके वर्किंग पेपर्स वगैरह जो किसने रिव्यू किए, कब किए एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनता है। ठीक है? And then basis for decision of taking nature and extent of work वैसा हाँ हाँ, regarding बेसिस ऑफ डिसीजन कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको उसको डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। करेक्ट। विल यू ट्राई टू राइट दिस आंसर? मैं 2 मिनट Yes, आराम ma'am. देती हूँ मेरे हाथ को, मैं पढ़ा पढ़ा के कंटिन्यूसली मैं थक जाती हूँ। राइट ना? पहला पार्ट तो आपका क्वेश्चन 18 का वो 4 पॉइंट्स ही आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट में सिर्फ आपको, आई विल ओपन द डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट। ये केस 2 का डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आएगा, उसमें से सिर्फ आप देख लेना सूरज एक बार। इसमें से फर्स्ट 2 पॉइंट जो थे ना, वो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस वाला एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, ये 2 पॉइंट एज इट इज आएंगे। नहीं नहीं सॉरी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एज इट इज आएगा, एंड उसके बाद में 3 4 5 ये 3 पॉइंट डिफरेंट है। इसमें टोटल ऑफ 5 पॉइंट्स है डॉक्यूमेंटेशन। मैम ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस भी आएगा ना? ओके हाँ, फर्स्ट पॉइंट का ही पार्ट है तो वो आएगा। यस, सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं आता है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, बाकी सब कुछ आ जाएगा। आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग, फिर वो रिकॉर्डिंग लंबा हो जाता है उसके चलते। इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें लगा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं ना? मतलब वो क्या पूछा है क्वेश्चन में? सेम पॉइंट्स। सूरज, श्वेता, क्वेश्चन 18 वाले टाइप का। ABC Limited is engaged. Question number, I'm talking, I was talking, oh sorry, we did, question number 20 you guys did, right? Question number 21,
श्वेता, सूरज, क्या रीड रीड किया है मैम? रीड किया ना? ये वही पूछा है ना उसमें, क्या कि किस एरिया में डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा क्या? एक बार साथ में रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, STU and associate have been the stat auditor of listed entity First and Last Limited, operating in the petrochemical industry for the past 3 years. CAK, the engagement partner, had designed certain substantive procedure on some selected assertions in response of assessed risk of material misstatement for the year under the audit. These particular assertions were not examined by him in the previous years due to materiality or risk consideration. क्या हुआ यहाँ पर? पहली बार मतलब प्रीवियस ईयर्स में वो ड्यू टू मटेरियलिटी वो एरियाज चेक नहीं हुए थे, पहली बार वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की कैटेगरी में आए, मतलब मटेरियलिटी अमाउंट से ऊपर होंगे, रिस्क कंसिडरेशन होगा, इसलिए पहली बार उसके ऊपर प्रोसीजर्स लगाया। ठीक है, नाउ Mr. X leads the internal audit department of the company and reports to the company audit committee. During the course of audit, a senior member of the engagement team decides to engage Mr. X to provide direct assistance in performing the above substantive procedure. Comment with respect to the relevant standards on auditing and also indicate the activities to be performed by stat auditor prior to using internal auditor for providing the direct assistance. क्या लगता है? मैम ये केस में तो वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज नहीं कर सकते, एंड सेकेंडली इफ यूज कर ही नहीं सकता है गेस, तो बिकॉज इट हैज नहीं कर सकते बिकॉज सी अर्लियर दैट एरिया वॉज नॉट रिस्की, वो मटेरियलिटी में आता नहीं था, इसके ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लगा सकता। पहली बार दैट आइटम मतलब डेफिनेटली उसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ होगा, इसकी वजह से दैट ट्रांजेक्शन हैज कम इनटू द मटेरियलिटी। प्राइमा फेसी आप यही सोचोगे ना, द फर्स्ट टाइम इट हैज कम इनटू द मटेरियलिटी लेवल, तब जाकर के उसके ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ रहा है। तो व्हाई डू यू वांट टू एंगेज इंटरनल ऑडिटर फॉर दैट? प्राइमरी इंस्टेंस आपको यही लगता है, उसके बाद आप देखो आईसीआई क्या आंसर करता है। ठीक है, shall we एंड go देन ahead? सेकंड, हाँ सेकंड पार्ट में वो वाला शायद आएगा कि सिंस ही शुड चेक द अंडरलाइंग ऑडिट एविडेंस ऑफ सम वर्क परफॉर्म्ड and Correct. then he should obtain satisfied that he has obtained sufficient and appropriate for drawing conclusions. करेक्ट। सो बेसिकली आप बोल रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं हो सकता। इफ अगर नॉर्मली ऐसे केस में जहां पर हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियलिटी के ऊपर अमाउंट आ चुका है, यू शुड हैव चेक्ड इट योरसेल्फ, बट इफ यू आर यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस इन दैट एरिया देन आपको उसके ऊपर प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा टू एंश्योर वेदर द वर्क इज अप्रोप्रिएट और नॉट, राइट? लेट्स सी आंसर क्या है। एज पर SS 610, sorry, as per SS 610, using the work of internal auditor, state that determining the nature of work that may be assigned to internal auditor, the external auditor is careful to limit such work to only those areas that would be appropriate to be assigned. Example of activities and tasks that would not be appropriate to use internal auditor to provide direct assistance include the discussion of fraud risk, determination of unannounced audit procedure as addressed in essay 240. This is only analytical point उन्होंने लिखा है खुद से। आपने स्टैंडर्ड में कहीं पर भी ये लाइन देखी है लिखी हुई? नहीं। So this is where you use your own knowledge कि आप उसको कैसे, अगर आपको मना करना है तो आप कैसे मना करोगे। Now in this case, engagement partner has designed certain substantive procedure on some selected assertion in response to the assessed risk of material misstatement in the audit. Such assertion were not tested by him in the previous year due to materiality or risk consideration. It is being done now or incorporating an element of unpredictability in audit procedure to be performed as individuals within the company who are familiar with the audit procedure normally. क्योंकि हर बार क्या होता है ना, सबको मालूम होता है क्लाइंट को कि सर आएंगे ये 4 आइटम चेक करेंगे, हर साल वही चेक करते हैं। सो दिस टाइम यू हैड डिसाइडेड कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी एलिमेंट, ताकि लोगों जो लोग ऑलरेडी ऑडिट प्रोसीजर से फैमिलियर हैं उनको चकमा देने के लिए कि ओ माय गॉड ये वाला भी चेक कर लिया, तो उससे क्या होगा, जो फ्रॉड है वैसी सारी चीजें, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह कुछ जो चीजें हैं जो कंसील करते थे वो लोग वो वाले एरिया में, अब वो बाहर निकल के आ जाएंगे, राइट? So procedure normally performed on engagements may be more able to conceal fraudulent financial reporting. This is one way of writing the answer. अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसी को नहीं आएगा ऐसा लिखने के लिए,
बट दैट डज नॉट मीन कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. दैट इज देयर वे ऑफ राइटिंग द आंसर. नॉट नेसेसरली ऐसे बोलेगा कि नहीं तुमने ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा इसके ऊपर से, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है. Therefore, in such matters, using internal auditor to provide direct assistance could prove to be counterproductive and defeat the very purpose of designing substantive procedure. Hence, decision of senior management to use Mr. X is not in accordance with SS 610 and is not proper. बट अगर आप प्रायर टू यूज करते हो तो उस केस में आप रिटर्न अग्रीमेंट ऑब्टेन कर लेने का. क्या बोलती है पब्लिक? उठा. मैम हेलो. डन. कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन? ठीक है. मैम एनालिटिकल पॉइंट्स. हाँ बोलना. मैम ये प्रायर टू यूज में जो प्रोसीजर लगते हैं तो उसमें वो भी पॉइंट्स आ सकता है ना कि शुड चेक बैक द ऑडिट एविडेंस एंड देन ही शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट वर्क एंड मतलब डायरेक्ट सुपरविजन रिव्यू वाला पॉइंट भी तो आ सकता है ना. एंड हाँ हाँ, रिटर्न एग्रीमेंट. बट इट्स नॉट अ प्री कंडीशन है सच. आज मधु को सबने परेशान कर दिया घर पे. दैट्स द थिंग ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम और स्टडिंग फ्रॉम होम. ऐसा होता है. इट्स ओके. मेरे घर पे ना गाय है. लाइक मेरे होम टाउन में वी हैव काउस. ठीक है. सो मेरे मेरे डैड ना, अब अच्छा इट्स अ मॉडर्न हाउस बट वी हैव काउ. तो काउ कहाँ रहती थी? मेरे रूम के पीछे. ठीक है. मेरे रूम के पीछे उसका एरिया बनाया है. वहां पर हमारे सारे 3 या 4 गाय थे. ऐसे भक्ति संक्रांति उनका नाम है. तो वहां पर रहते थे. अच्छा, उनका खाना वाना बनाने का एरिया वहां पर नहीं आता था गाय वाले इधर पर. तो वो पापा भूसे भूसे का तैयारी कहाँ पर करते थे? हॉल में. हॉल के बाहर जो वरांडा है वहां पर. फिर वहां से वो तसला लेके वो चलते 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 चलते, और मैं यहाँ मीटिंग में हूँ, वो बंदा डेनमार्क से बैठा हुआ है पीछे तसला लेके, मेरे बनियान बनियान में मस्त ऐसा तसला लेके, और जाते हुए ना कैमरे में देखते हुए जाते थे वो बॉस. और फिर वहां से सिल्विया लगी रहती थी, हाय होला हाय. अरे बाप रे, इतना फनी था. कोविड के टाइम पे मैं बता नहीं सकती. मेरे पापा अब नेक्स्ट टाइम से ना बता करके आया करो, मैं कैमरा बंद करूंगी. और मुझे आदत है ऑलवेज कीप माई कैमराज ऑन, क्योंकि ना फॉरेनर्स बहुत वो डायरेक्ट होते हैं. दे डोंट कैमरा बंद करके नहीं बात करते वो लोग. तो वो डायरेक्टली दे विल ओनली वीडियो कॉल यू. अरे बाप रे, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर. मेरे को वो सीन इतना याद आता. सिल्विया लगी थी, होला हाय. पापा देखे या देखते हुए ऐसे निकल के वहां से चले गए भाई साहब. फिर मैंने उसको बोला, इंडियन हाउस में कोई प्राइवेसी नहीं होती है सिल्विया, तुम्हारे ऐसा नहीं है. बच्चे निकल गए, I से घर have this लेकर के रह habit गए. of like keeping the video on. मैं म्यूट रख लेती हूँ. मतलब मतलब डिलॉयट में काम किया था तो उस टाइम पे ना मतलब बहुत फनी इंसिडेंट हो गया था. मैं अपने सीनियर के साथ बैठी हूँ तो मेरा कैमरा ऑफ और उनका ऑन है. एंड आई वाज न्यू सो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट. सो सामने वाले जो हायर अथॉरिटी थे दे वर लाइक कि है ना, व्हाट इज शी सो सो शाय अबाउट, वी डोंट इवन नो वेदर इट्स अ ही और अ शी. सो सिंस देन उस टाइम मेरी कोई पिक्चर भी अपलोडेड नहीं थी तो they were करेक्ट. not aware. तो उन्होंने बोला इट्स अ ही और अ शी, दैट आल्सो वी डोंट नो व्हाई द पर्सन इज बीइंग सो शाय. तो मैंने कैमरा ऑन करना स्टार्ट किया. तब से वो आदत ही है, कैमरा ऑन रहता है. करेक्ट. बट यू कैन ब्लर योर बैकग्राउंड नाउ. वो ऑप्शन देखो उसमें आसपास में. I have not tried that. I will.
हाँ, वो देखना, वो वीडियो के उधर पर ही ये ऑप्शन होता है, तो उससे क्या रहेगा, यू विल बी द सेम। और घर वाले भी बोलेंगे भाई हमको आजादी चाहिए निकलने की, वरना वी डू दैट, मतलब हम क्या करते हैं, आसपास में निकलने नहीं देते किसी को। अब उनका दिन तो अटक गया ना, तो उस दिन के बाद से वो इतना लंबा सर्कल लेकर के निकलते थे पापा, फिर उतना लंबा सर्कल लेकर जाते थे, क्योंकि रूम से तो अभी जा नहीं सकते, रूम से डायरेक्ट एंट्री था गौशाला के उधर। अरे I'm भाई really साहब। thankful that my nephew is not awake as of now, so he's sleeping. तो मैं safe मैं घर पे पढ़ सकती हूँ। गुड, चलो। यस, सो यू वर सेइंग, हाँ श्वेता क्या बोल रही थी कि यहाँ पर रिटर्न अग्रीमेंट लिख रहे हैं कि हमको ये ऑब्टेन करना है उसके साथ में एज अ कंडीशन, तो हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वहां पर प्रोसीजर क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? वैसे तुम यू कैन राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इफ यू आर गोइंग टू यूज, नो, प्रायर टू यूजिंग द वर्क आप उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते ना। इफ यू आर यूजिंग द वर्क देन यू हैव टू ये करके। एक सेकंड क्वेश्चन क्या था? Also indicate the activities to be performed by the start auditor prior to using the internal auditor for providing the direct assistance. So prior to using में और क्या करोगे आप? अच्छा, प्रायर वर्ड है, ओके ओके हाँ, फाइन मैम। अपन यूज ओके करने के उसमें पहले, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। ओके मैम। ऐसे 6210, सॉरी 610 में 210 क्यों बोल रही? क्लियर हुआ थोड़ा? फीलिंग कैसे सूरज आया, थोड़ा होल्ड आया क्वेश्चंस करने से? अब प्लीज लेक्चर कंप्लीट कर लेना, एक ही दिन का लेक्चर है, वो ज्यादा लंबा नहीं है, एक ही दिन का है, हो जाएगा वो, ठीक है। Question number 23. UV Limited is a large multinational company with global outreach. Due to voluminous business, it has an in-house internal audit function to monitor day-to-day operations of the company. LKA and Associate Chartered Accountants have been engaged to conduct the start audit for the financial year 23-24. Since the company has large scale operation and there is a limited time to perform a start audit, CAL, the engagement partners decide to take direct assistance from the internal auditors for certain areas of audit. CAL assigns audit documentation part to one of his audit assistant and instruct him to do a requisite documentation of working papers. Acha. Further, he tells his audit assistant not to document the working papers prepared by internal auditors who directly assisted them, so it does not form part of stat audit. Arre baapre. Is CAL right in excluding the working paper prepared by the internal auditor from the audit documentation? Guide him as the matters to be included. एक सेकंड मधु, ये आंसर क्या लिखा था नवंबर 24 में? कॉपी है? नहीं मंगवाई थी? मुझे कल क्या खाया याद नहीं आ रहा। नवंबर 24 का एग्जाम क्वेश्चन है। किसने अपियर किया था ये क्वेश्चन? मुझे देखना है कितने नंबर आए थे। मैं पता है इंटर वाले बच्चों के साथ ऐसे करती थी, जिन्होंने अपियर किया ना तुम आंसर निकाल। मैंने इनफैक्ट फाइनल वालों के साथ किया था एक्टिव रिकॉल बैच में, फिर बोलते थे मैम इसमें 2 नंबर आए हैं, 1.5 नंबर आए, इतना मजा आता था। फिर मैंने बोला अभी देखो बुक में ये मेरा लिखा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ, और तुम जानबूझ के इतने कम मार्क्स लेकर के आते हो उसके ऊपर। मेरा सिनारो कुछ ज्यादा ही खराब है। मेरे मार्क्स आए थे 24 एंड मेरा पेपर ऐसा गया था कि जब सबमिट कर रहे थे तो आई लिटरली गेव पेपर लाइक अ गुड केस कि यार अब तो एग्जामिनेशन आना है इसमें इतना। क्योंकि ना आज तक अपने लाइफ में जितने भी ऑडिट के पेपर्स दिए ना, आई स्वेयर टचवुड, मेरे हमेशा कॉलेज में भी मेरा हाईएस्ट मार्क्स रहा है। तो फैकल्टीज वर आल्सो लाइक इतना अच्छा ऑडिट पेपर कैसे लिख सकता है कोई। और इंटर में भी 1 गो में डिस्टिंक्शन आ गया था, तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो दिया पेपर मैंने वैसे करके, और फिर जब मैंने रिव्यू में डाला ना, मुझे पता चला कि मेरे सब्जेक्टिव में 0 है। ये जो 24 आए ये सिर्फ एमसीक्यू में आए हैं। एमसीक्यू के मार्क्स थे, ओके, बिकॉज लॉजिकली यू आर वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग द सेम वो ना एकदम हार्ट शैटरिंग था। तो अभी भी आप जब बोल रहे हो ना कि ये एक आंसर याद आया क्या, ये क्या पॉइंट था, तो डर लग रहा है बोलने में कि क्या वर्ड गलत निकल जाए, किससे मार्क्स कट जाए, नहीं पता। अरे रे, इस बार तो फिर बट मई मैम 25 मैंने का तो रिजल्ट देखना तो बहुत ही मतलब डिफरेंट होगा इस बार का, कि इस बार बच्चों को मार्क्स आ गए, तो मतलब अगर वो वाले पेपर में, और होता है ऐसा नहीं, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं दे स्कोर्ड सो लेस। मतलब आई हैव अ स्टूडेंट जिसने मेरे सबसे ज्यादा मार्जिन लेकर के, जो मेरा फर्स्ट बैच की बच्ची थी ना, ये दिस इज माई सीए फाइनल का 3rd बैच, रेगुलर बैच की मैं बात कर रही हूँ, शी स्कोर्ड समवेयर इन 27 की लाइन पे। और इतने बच्चे उस फर्स्ट बैच वाले बच्चे जब पास हुए थे ना, सो नन ऑफ देम गॉट 60+, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बच्चों को जिनका 27, 28, 29 की लाइन पे मार्क्स था ना, उनका 50s की लाइन में मार्क्स था। और वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि मतलब यार 40 के ऊपर मैं बच्चों को ले जा पा रही हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर तुम स्टैंडर्ड्स पे भी होल्ड लेकर आ गया ना,
और थोड़े बहुत इधर उधर के चैप्टर में सीए फाइनल का जैसे पीई वगैरह हो गया, तुम 50 के आराम से टच कर सकते हो। एंड दैट बिकेम माई स्ट्रेटेजी। अच्छा, मुझे पता चला कि बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं। बच्चे सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड्स पे होल्ड नहीं ला रहे कंटेंट पे। तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड कि अगर ये तुमने सीख लिया तो 20 से 30 नंबर स्टैंडर्ड के कहीं नहीं जा रहे। और बाकी चैप्टर पीवी के मिलाकर के आराम से आ ही जाते हैं, मिनिमम 55 तो आ जाते हैं ऐसा। सो आई लर्न दैट स्ट्रैटेजी फ्रॉम देयर। और मैं सी इंटर में भी वही करती हूँ कि मैं सब पढ़ाऊंगी, लेकिन स्टैंडर्ड में तुमको याद करवाऊंगी ऐसा घोट के। बाकी चैप्टर्स में मैं इतना नहीं करती हूँ, वो तुम कर लोगे मुझे मालूम है, क्योंकि वो अभी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट डिजिटल ऑडिट में क्या ही मैं याद करवाऊं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड्स मुझे वो पूरा फ्लो याद करवाना रहता है। एंड इट वर्क्स। तुम खुद भी पढ़ोगे और तुमने इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ा ना तो तुम खुद क्रैक कर लोगे। ठीक है, बट ओके, व्हाट डू वी राइट नाउ? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या लिखना पड़ेगा हमको इसमें? मैम, वर्किंग पेपर ऑफ इंटरनल ऑडिटर, टू द एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर का वर्क जितना यूज किया है वो उतना प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है, आई गेस पहली ऐसा बात हो सकता पहली बात सवाल ये है कि वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किसको करना चाहिए था? अगर आर यू टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस? है। या वी आर टेकिंग डायरेक्ट तो असिस्टेंस, डायरेक्ट सो असिस्टेंस में जो बंदा काम कर रहा है वो बंदा अपना काम डॉक्यूमेंट नहीं करेगा क्या? पहली बात तो वो ये, उसने किसी और को बोला था ना ये CAL। मेरे को प्रॉब्लम पता है कहां से लग रहा है। देखो, CAL assigned the audit documentation part to one of his audit assistant and instruct him to do the requisite documentation of the working paper. मैम मतलब वो खुद के ऑडिट नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, वो डायरेक्ट असिस्टेंस वाले की बात नहीं हो रही है। और वो बोल रहे कि नॉर्मल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तू कर, उसने असिस्टेंस को बोला। और बाकी का जो मैंने डायरेक्ट असिस्टेंस यूज किया है इंटरनल ऑडिट का, उससे रिलेटेड वर्किंग पेपर्स मैं डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ, मतलब वो करना ही चाहिए, आई हाँ, गेस लेकिन वो तो यहाँ होना पे ही चाहिए। फर्दर वो क्या बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, दैट फर्दर ही टेल्स दैट ऑडिट असिस्टेंट कि भाई तू इंटरनल ऑडिटर वाला जो बंदा है ना उसका काम डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट में नहीं लेना, सो दैट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ स्टैट ऑडिट। अच्छा, नो दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग ना। सो बिकॉज वी आप हैव अगर यूज्ड। डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो फिर ये कैसे ये करोगे इसके ऊपर? हाँ हाँ, या यस मैम। ऐसा। बट आई हाउ थिंक डज, दो तीन लाइन में तो हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्ट असिस्टेंस में यू कैन हैव टू टेक द डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज यू आर टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस, इट इज लाइक यू आर नॉट इनफैक्ट डूइंग एनी आपको उसके वर्किंग प्रोसीजर। पेपर्स वो डॉक्यूमेंट करेगा और आपको उसके वर्किंग पेपर्स रिव्यू करना पड़ेंगे, प्लस उसके वर्किंग पेपर्स विल बिकम पार्ट ऑफ योर ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन ना। हाँ, यहाँ पे वो पॉइंट भी है ना, प्रोसीजर्स में थर्ड पॉइंट है कि रिव्यूइंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, वर्क प्रोग्राम एंड वर्किंग पेपर्स। हाँ, एग्जैक्टली exactly. लिखेंगे मैम लास्ट कैसे क्वेश्चन कैसे ऑफ द डे, क्वेश्चन अगर ये भी कंबाइंड हो जाएगा तो हो जाए। आई थिंक हो गया, अभी आपको इसका आ गया है सब कुछ। मैम वो क्वेश्चन 21, उसमें वो अकाउंट्स रिसीवेबल का एजिंग एंड ऑल, ये सारे केसेस में वी कैन नॉट यूज द वर्क ना। एक सेकंड ना। उसमें शायद मेंशन कर दिया था कि हाई रोमम वाला है, आई थिंक। हाँ, बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, प्रोविजन मेड टुवर्ड डाउटफुल रिसीवेबल्स, ये सब तो नहीं कर सकते ना। दीज आर ऑल लाइक मेजर जजमेंट एरियाज कि अकाउंट रिसीवेबल्स का एजिंग जो है वो एक्यूरेट है या नहीं और है। पहले ही मेंशन कर दिया सेकंड लाइन में, which has been assessed as the area हाँ, of risk in audit एग्जैक्टली, planning stage. करेक्ट। तो एक्यूरेसी ऑफ चेकिंग एजिंग वो नहीं हम लोग कर सकते, ही इज जस्ट चेकिंग द एक्यूरेसी ही, एंड प्रोविजन का हाँ, तो लाइक एजिंग इट इज शेड्यूल हाई। का एक्यूरेसी। सो एजिंग शेड्यूल का एक्यूरेसी ऐसा नहीं आप बोल रहे हो कि डेटा का कैलकुलेशन सही है। एजिंग शेड्यूल में जजमेंट लगाना पड़ता है कि भाई ये डेटर कौन सी एज ग्रुप का पार्ट बनेगा और वो एज ग्रुप का पार्ट सही बनाया है या नहीं बनाया। अगर किसी डेटर को छोड़ दिया एजिंग शेड्यूल में तो क्यों छोड़ दिया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार एजिंग शेड्यूल बनने के बाद वो अलग अलग ब्रैकेट का उसके ऊपर 3%, कहीं 2%, कहीं 50% का जब वो प्रोविजन लिया होगा तो वो प्रोविजन का कैलकुलेशन बराबर है क्या। तो दिस होल प्रोसेस यू कैन नॉट गिव इट टू ये करके, क्योंकि ये प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत मेजर इंपैक्ट करता है एजिंग शेड्यूल और उसके ऊपर से लगने वाला प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट। यस मैम, ओके ओके मैम, इतना मेक इट सेंस अफेक्ट्स द ना? प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। हाँ।
सो ऐसे तो एजिंग शेड्यूल वही होगा ना कि मैं अगर सपोज मुझे प्रोविजन एजिंग शेड्यूल के हिसाब से मुझे प्रोविजन लेना था, सपोज 500 करोड़ के डेटा से मेरे को प्रोविजन लेना था 5 करोड़ का, लेकिन मैंने जानबूझ के एज में उसको लोअर एज में दिखाया डेटर्स को ताकि मुझे प्रोविजन ना लेना पड़े। 5 करोड़ की जगह मैंने 1 करोड़ का प्रोविजन लिया, 4 करोड़ का उस साल का प्रॉफिट बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है मैम। या एज पर SA 610, using the work of internal auditor, if the external auditor uses internal auditors to provide direct assistance, the external auditor shall include the same in the audit documentation. Now in the present case तो खुद से लिख लोगे ना, अभी इन द प्रेजेंट केस में जगह छोड़ने की जगह नहीं है, सिर्फ इतना इन द प्रेजेंट केस लिख करके ना उसका प्लेस होल्डर बना दो। नाउ यू नो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि पहली बात तो इसको आपको इस मैटर के ऊपर कंक्लूड करना पड़ेगा और क्या चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है बैक टू बैक। सो कंक्लूजन, CAL is not right in excluding the working papers prepared by internal auditor from the audit documentation. सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। If the external auditor uses internal auditor to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall include in the documentation. पहला A, क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हो? द इवैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। of the internal auditors and the level of competence of the internal auditors used to provide direct assistance. बाप रे कितना बड़ा सेंटेंस है यार। B, the basis for decision regarding nature and extent of work performed by IA. C, मैम ये पॉइंट्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का तो रिपीट ही हुआ है, क्या चीज? ये रिपीट ही हुआ है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन का ही है वो तो। हाँ हाँ, या वो आइडेंटिफाई करना जरूरी था कि क्वेश्चन में वो पूछा गया। क्वेश्चन वाज इजी ओनली उस टाइम पे भी। हाँ अगर ये तुरंत क्लिक हो जाता था तो ये इजी है ना, ये हमको पढ़ने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, हम पूरा स्टैंडर्ड याद करके आ चुके हैं। सो इजी था ये। हु रिव्यूड मैम द ये पॉइंट ऐसे ऐसे 230 हम लोग को नहीं होके फाइनल लेवल पे नहीं है। ओके
230 है लेकिन सिर्फ ऐसा जिक्र है उसका, ऐसा आएगा नहीं उसमें। बट 230 कभी भी स्पेसिफिकली इस मैटर को डील नहीं करता है, 230 जेनरिक बातें करता है। द डेट एंड ओके ऑफ रिव्यू इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 230 एंड 230, बस इतना लिखने की जरूरत है। डी द रिटर्न agreement from an authorized representative and return agreement with internal auditor. And last, the working paper prepared by the internal who provided direct assistance on the audit engagement. Done? 610 done? yes Tomorrow, ma'am. what standard you want to do? You want to finish 600 completely? देखो 610 हो गया, 620 हो गया, अभी क्या बाकी है? ऐसे 600 using the work of another auditor, right? 600 अभी नहीं कर सकते, 600 ग्रुप ऑडिट के साथ में करना पड़ेगा, बिकॉज ग्रुप हाँ ऑडिट का ही पार्ट होता है ऐसे 600। सो अपने पास में फिर भी अभी दो चैप्टर है। एक तो ऐसे 450 है, विच इज एक्चुअली इट वॉज पार्ट ऑफ दिस ये करके। एक सेकेंड ना, मैं देखती हूँ उसके क्वेश्चंस हैं या नहीं है, बिकॉज उसमें अमेंडमेंट था रिसेंटली। ठीक है, ये चैप्टर 4 का पार्ट बनाया ना, नहीं तो फिर जाने दो, एक सेकेंड। सो अपना चैप्टर 2 में से व्हाट इज पेंडिंग अभी भी? हाँ ओके। सो हमने 240 नहीं किया था, 250 भी डेट, 260 डेट, 299 डेट, 402 हमने स्टार्ट किया था। अभी मैम हमारे पास 260 बाकी है। हाँ सॉरी 265 हो गया था, 260 बाकी है अपना। दिस वॉज डन बेटा। कल दो चीजें कर सकते हैं, पता है क्या? कल दो छोटे स्टैंडर्ड उठा सकते हैं इफ यू वांट। मतलब 260 कंप्लीट कर सकते हैं, विच इज, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 260 बहुत रेलिवेंट नहीं है एक्चुअली, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करने की जगह ना एग्जाम ओरिएंटेड उठाते हैं। मैम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं देता। एक्सटर्नल 510 एंड बहुत ही 505 हलवा स्टैंडर्ड है, बचपन का स्टैंडर्ड है वो तुम्हारे। ओके 450 मई में भी अभी टारगेट किया था। एक काम करते हैं, इजी नहीं चलते हैं, लेट्स डू 402 टुमारो। ओके मैम या ठीक है मधु, डन? सूरज 402 बस मैम। करते हैं स्टार्ट टू एंड तक, क्योंकि अभी बुक्स है सबके पास, सबको सब कुछ है। पहले उस टाइम पे लास्ट टाइम 402 स्टार्ट किया था, बुक नहीं था किसी के पास में, बुक्स है अभी। कल 402 अच्छे से करते हैं
एंड टू एंड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस होगा या नहीं होगा, वो देख लेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस उसके नेक्स्ट डे उठा लेंगे। 402 में इनफ क्वेश्चंस भी है हमारे पास में, तो 402 कर हम्म, डन। कल क्लास लेकिन नॉर्मल टाइम पे होगा, 5 to 8 ही रखेंगे, 5 to 8, 8:30 तक जाएगा तो चलेगा। आज बिकॉज मेरे को बाहर जाना था, इसकी वजह से मैंने 6:30 किया, एंड वो भी आने के बाद में 7:45 ही हो गया था लेने के टाइम पे, मतलब 6:45 हो गया था। डन ना? yeah ma'am. बाय बाय Bye. बाय।